अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट ने आज स्पेशल बजट के लिए एक प्रोग्राम जो ये अरेंज किया है आप ही के लिए, क्योंकि ये बजट इस दफ़ा इसलिए कुछ ज़्यादा हमें इसके ऊपर नज़र लगी हुई है क्योंकि FBR ने इस दफ़ा ख़ुद अपने लिए एक मुश्किल टारगेट जो है वो रख लिया है। 15 खरब रुपये इस दफ़ा इस साल इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा हदफ जो है अपने लिए ख़ुद मुकर्रर कर लिया है। अगर FBR ये खुद मुकर्रर करने जा रहा है तो यकीनन उसने बिज़नेस कम्युनिटी और आप और मुझसे ही ये टैक्स कलेक्शन करनी है। तो फिर ये क्या हम देख रहे हैं कि आने वाले दिन जैसे ही हम सुनते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी वो कहती है कि शरह सूद वैसी ज़्यादा है, बिजली की कीमतें इस रीजन में सबसे ज़्यादा हमारी हैं, तो फिर ये आखिरकार ये टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, ये कारोबारी तबका कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा, ये है अहम सवाल इस बजट के अंदर कि आने वाले दिनों में क्या ये हमेशा से हम एक ही बात करते चले आए हैं क्या ये इस दफ़ा का बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा या नहीं होगा। ये सुनते सुनते 77 साल हो गए और बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो यही बात बोलती रही कि इस दफ़ा का बजट जो है वो मज़ीद बोझ टैक्स देने वाले पे डाल दिया गया है और वो हज़रात ख़ास करके जो सैलरीड लोग हैं वही सबसे ज़्यादा टैक्स देते आए, ये हम सुनते हैं। आखिरकार ये हकीकत क्या है और ये टैक्स नेट हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, उसकी वजह क्या है? क्या बिज़नेस कम्युनिटी खुद नहीं चाहती, स्मॉल ट्रेडर्स नहीं चाहते टैक्स देना? असली वजह क्या बनती है? आज ज़रा इस प्रोग्राम में अहाता करेंगे, देखेंगे आने वाले दिनों का जो बजट है वो क्या मज़ीद हम पे बोझ डालने जा रहा है या फिर जो कहा जा रहा है कि IMF का ये वाला बजट होगा, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में, तो क्या वाकई हकीकत इसके यही है या इसके बरक्स? कुछ सिफारिशात हम देखते हैं कि तमाम चैम्बर्स हों, फेडरेशन हाउस हो, उनकी जानिब से दी जाती, इनकी सुनी भी जाती है या नहीं सुनी जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आपका पहले एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है जो कि हम खुद FECCI में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं साकिब फयाज मंगू साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ बैठे हैं हमारे साथ आसिफ सकी साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अमान फराचा साहब, आप भी वाइस प्रेसिडेंट हैं FECCI के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं शबीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, शबीर मंशा साहब। उसके बाद शाम लाल साहब जो कि खुद कॉटन जनरल एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है, वो मौजूद हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है हमारे हल्दिल अजीज़ दोस्त भी है हमारे अदनान फराचा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप ओवरसीज़ जो है उस प्रमोटर्स के साबिक चेयरमैन हैं। उसके बाद सबसे अहम हमारे साथ रहमान भाई मौजूद हैं। रहमान भाई स्मॉल ट्रेडर्स के कन्वीनियर हैं। और उसके बाद हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान जो कि ख़ुद उस बीट से इनका ताल्लुक़ है और ये बिज़नेस बीट करते हैं, ब्यूरो चीफ हैं 24/21 न्यूज़ के। आपका भी बहुत शुक्रिया अशरफ भाई टाइम देने के लिए। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप लोग से मुराद मेरा है FECCI, जब से ये बॉडी बनी है, जब से आप लोगों का क़याम हुआ है, आप लोग हमेशा अपनी एक बजट से पहले प्री बजट आप लोग की सिफारिशात होती हैं, दी गई, मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म, जबकि सब लोग बहुत बिजी थे इस रीजन में जिस तरीके के हालात हैं। क्या लग रहा है आप लोगों की बात सुनी जाएगी इस बजट में या नहीं? देखिए, अभी तमाम बिज़नेस कम्युनिटी की और चैम्बर्स और फेडरेशन के तमाम लोग जो है पूरी बिज़नेस कम्युनिटी प्राइम मिनिस्टर से मिली जाके। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो यकीन दहानी करवाई कि जी अगर ये जो बजट है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का होगा, हम जो है अपनी एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाएंगे और बहुत ही एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स देंगे कि ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके, और इंडस्ट्रियल जो है वो लेड इंडस्ट्रियल की ग्रोथ होगी और ये तमाम। और फिर उन्होंने जो है रियल स्टेट में उन्होंने ये बताया कि उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हम देने जा रहे हैं, क्योंकि जो बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ तकरीबन 70 to 80 इंडस्ट्रीज़ कनेक्ट होती हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने हमें बताया कि ये होगा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात किया तो हमें ये उम्मीद बन चली है कि वो हो सकता है कि ये वाला बजट जो है आप लोग तो हर दफ़ा, मैं ये वाली बात आपसे आप ही से मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सालों के अंदर वज़ीर आज़म ने ये पूछा कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, तो अभी तक उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, या आप लोग अपनी बात समझाने में कासिर हैं कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। मुझे ये बात पता है कि आपके पास एक्सपोर्टर के पास इस रीजन की सबसे महंगी बिजली है,
कैसे बिजली, वो आप बोल सकते हैं कि इस बिजली के रेट में, इस गैस के रेट में आप अपनी बढ़ा? यही बात है कि हमने उनको यही बात बताई, और हो सकता है कि अभी कोई इसी किस्म की बात हो कि ऑल्टरनेट एनर्जी जो है उस तक एक्सेस जो है मज़ीद आसान बनाया जाए, और जो हमारी जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनके साथ जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमें यही यकीन दहानी कराई कि ये एक्सपोर्ट, और आपकी बात बिल्कुल वो सही है कि जब तक एनर्जी प्राइसेस वाला मामला, अगर ये एनर्जी प्राइसेस जो रीजन में हमारी compete हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एनर्जी प्राइसेस को एड्रेस किए बगैर हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो मामलात थे कि कुछ नए एक्सपोर्टर्स के लिए हमने उनसे इंसेंटिव की जो हम लोगों ने सिफारिशात पेश की थी, क्योंकि देखें एक्सपोर्ट बढ़नी है तो जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है और जो नए आने वाले एक्सपोर्टर भी हैं, जब एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर की भी कुछ एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन जो नए आने वाले एक्सपोर्टर्स हैं, जो नए जो और मज़ीद हम लोग ऐड करेंगे, तो जब तक उनको इंसेंटिव नहीं देंगे, अभी जो एक बहुत ही एक हैरानकुन पॉलिसी है कि कोई भी नया एक्सपोर्टर जो है वो 1 साल तक उसको रिफ़ंड फास्टर सॉफ्टवेयर के तहत नहीं मिलेगा, मतलब ऑटोमेटेड नहीं मिलेगा, वो उसको मैनुअली ही लेना पड़ेगा, और मैनुअली का मतलब होता है नो रिफ़ंड। अच्छा, तो जब नो रिफ़ंड उसको होगा तो वो 18% अपनी कॉस्ट में ऐड करके क्या वो एक्सपोर्ट कर सकता है? क्या वो अपनी जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकता है? तो इसका जवाब भी नो है। ठीक हो गया। अब सबसे अहम सवाल बनता है कि जो FBR के हदफ है, शॉर्टफॉल हमेशा रहा है, किसी और मद में हम किसी भी तरीके से वो पूरी कर लेते हैं, चाहे हम कहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी पे ऊपर हमारा NSR होता है, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हमारा NSR होता है, तो आपको लगता है ये जो आप इस दफ़ा का सबसे बड़ा हदफ रख लिया गया, ये पूरा कर पाएंगे? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ा इख्तिलाफ ही यही है कि रेवेन्यू टारगेट क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटी टारगेट हो ना, बिजनेस की ग्रोथ का टारगेट हो, एक्सपोर्ट की ग्रोथ का टारगेट हो, वो जब ये टारगेट अचीव होगा वो हमारे साथ मिलके बैठ के तय करें ना, हमारे साथ ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ तय करेंगे जी आप कितनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, इतना तो रेवेन्यू आप हमें मिल जाएगा। उनको समझाने में नाकाम ही हुए ना। तो ये अगर ये 15,000 ये 200 का उन्होंने टारगेट जो पहले भी उन्होंने, तो ये 13,900 का था पिछले, फिर ये 13,200 किया, अब 12,600 किया। आप लोग नाकाम रहे समझाने में, आप लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, मजीद टैक्स देने वाले पे ही बहुत बढ़ने जा रहा है, तो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स अगर नहीं होगी और ये 15,000 ये 200 का है, तो फिर तो वो हमारे ऊपर ही ये बोझ पड़ने जा रहे हैं, और हमारी कॉस्ट ही ऊपर होने जा रही है, और हमारे एक्सपोर्टर की कॉस्ट ऊपर होने जा रही है, और हमारा वो एक्सपोर्टर और मज़ीद इनकम्पिटिटिव होने जा रहा है। इसका मतलब ये है, हम बात तो सारी है कि वो एक्सपोर्ट जो रही कितनी गई है, वो एक्सपोर्ट जो हमारी इन 10 महीनों में हमारा आप 30% ट्रेड, शुक्र करते हैं कि हमारे ओवरसीज वाले हमें पैसे भेजते थे तो हमारी मईशत को थोड़ा सहारा मिल गया, वरना हम तो गए थे। अभी इन 10 महीनों में जो ये फाइनेंशियल जो 10 मंथ्स हैं, हमारी 30% एक्सपोर्ट डाउन हो गई है। तो जब तक वो इस बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ नहीं आएगा, वरना हम IMF के प्रोग्राम से पूरी उम्र बाहर नहीं आ सकते। हम लोग हमेशा इसी में मैं ज़रा आगे बढ़ जाऊँ, और अवान भाई आपका, क्योंकि बिजनेस टी जो कि हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा खर्ची चाय पीने में कर देते हैं, तो आप लोग खुश हैं? आप लोगों का कारोबार में आप लोगों की कोई तजावीज़ जो है वो सुनी गई, नहीं सुनी गई? क्या हुआ? कुछ चाय की कीमतों में मज़ीद कमी, कुछ एक कप बढ़ा सकते हैं हम आम आदमी अब चाय पीने में, या मज़ीद महंगी होनी जा रही है? अयाज़, आपका बहुत शुक्रिया, ये आपने हमारी दुखती रग पे जो है ना हाथ रखा है। एक्चुअल ये है कि टी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो टी सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे टैक्सेशन हुई है जो कि एनॉमली कहलाती है, और उसके लिए हम इनको बार बार कह रहे हैं कि इस एनॉमली को दूर कर लें, लेकिन हमारी बात पहुंचती है और हमारे तमाम जो हैं ऑफिशियल्स मानते हैं कि आप बिल्कुल ठीक मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि वो फिर किसको कहते हैं? ऑफिशियल वज़ीर ख़जाना आपको कह लें, आप उनके नीचे जितनी टीम है उनको कह लें। बाबू को कह रहे हैं जी, बाबू लोग जो होते हैं, बाबू लोग बैरोक्रेट्स बोल रहे, तो बैरोक्रेट्स को बोल रहे हैं आपके कोई भी समझ लें, बैरोक्रेट समझ लें, या देखिए हमारा मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री लेवल भी मानता है कि ये जो आपका है एनॉमली खड़ी है, ये हटनी चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि वो हट नहीं पाती।
तो इस वक्त तो सब वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको खुल के बताऊं खुल कि के बताएं ना जो सर, छुपाने की क्या बात है? जो खुल के जो आपको हम खुल के IMF बोल की रहे एक हैं। रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि पॉलिसीज़ बनाने में इशराफिया का अमल दखल है, तो वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज़ बनाते अशराफिया हैं। तो आप ही लोग हैं ना? नहीं, अशराफिया हम लोग नहीं हैं। अशराफिया वो हम लोग हैं आपको इशराफिया में ही गिनते हैं सर, और देखिए, इशराफिया कौन से होते हैं? नहीं, आप भी किसी को इशराफिया मानते हैं? अशराफिया वो लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जो कि ट्रिलियन में और बिलियंस में बिजनेस स्टेबल करते हैं, और वो अपनी मनमानी पॉलिसीज़ बनाते हैं। उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पॉलिसीज़ बनाने में, तो वो किसी तरह नहीं चाहते कि जो चाय सर, माज़रत सस्ती। में एक बात बोलूँगा, आप बुरा नहीं मानेगा। यहाँ पे कहा यह जाता है कि जो भी है, जो भी कारोबार करने वाला आदमी है, सबसे बात कर रहा हूँ, जो भी कारोबार करने वाला आदमी है वो अपनी मफाद की जो है ना वो चीज़ें लिख के लाता है, इसलिए वो बात जो है ना मानी नहीं जाती। और बात सारी होती है कि आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, पूरी कौम और पूरे मुल्क और सबके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इस वजह से आपकी सिफारिशात जो है ना वो साइड में रख दी जाती हैं। और बाबू आके एक फाइल सामने रखता है वज़ीर आज़म की, वो कहता है ये लोग सब, माजरत मुझे ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए आप लोगों के सामने, कहते हैं ये लोग सब टैक्स चोर, ये लोग चोरी करने के नए रास्ते आपको समझा रहे हैं, ये है रास्ता सही, इसके ऊपर आप लोग कन्वेंस नहीं कर पाए, लेकिन वो आपको चोर साबित करने में कामयाब हो गए बाबू लोग। देखें, ये आपने जो बात की है ना वो भी बिल्कुल बाबू लोगों वाली की है इस वक्त। अच्छा। देखिए मेरी बात सुने होता यही है जो आप कह रहे हैं, हमारे से मुशावरत की जाए ना, हमसे जब पूछा जाता है कि यार ठीक है ये एप्लीकेबल नहीं है टैक्स, तो बाबुओं की बात मान ली जाती है, तो हम लोगों को इग्नोर किया जाता है, इसलिए मुल्क आगे नहीं जा रहा। आप हमें बैठाएं तो उसी टीम के साथ कि क्या वजह है कि आपकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही। तो आगे हमें महंगी चाय मिलने वाली, और कब कम कर दें? चाय के जो लोग सस्ती चाय पीते हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए ऑलरेडी महंगी है, उनके लिए उनको सस्ती मिल जाती है, उनको वो कलर हुई पत्ती मिल जाती है, वो बेचारा गुजारा कर रहा है। नहीं, आप देखें वो भी नहीं मिल पा रही। उसकी वजह है कि आपने मिनिमम जो है ना सेल टैक्स लगा दिया। मेरे पास ब्रेक का हो गया, या ब्रेक का मुझे इशारा है, ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद आप ही से कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लीजिए। बजट 2026-27 के ऊपर बात चल रही है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद FACCI में हम मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट के ऊपर बात चल रही है। आने वाला बजट कितना ही हम पे मज़ीद बोझ डालने वाला है, उसके टारगेट सामने आ चुके हैं। अब क्योंकि एक्सपोर्ट की बात हुई थी और हम क्योंकि ज़्यादातर हमारा ताल्लुक़ जो रहा है, हम गारमेंट्स और नेट के ऊपर हमारा काम ज़्यादा रहा है और हम एक्सपोर्ट भी वही करते रहें, तो मैं चाहूँगा कि श्यामलाल भाई को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। श्याम भाई, क्या हुआ हमारा, तो वो जो नीचे का रीजन था जहाँ पे कॉटन उगनी थी, वहाँ तो शुगर मिलें लग गई, उसके बाद तो यही सुनते रहे। अब क्या हालात हैं इस वक्त कॉटन के, और आने वाले दिन आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं? आप कुछ एक्सपोर्ट में आप लोगों का कितना हिस्सा आने वाला है, ये बताइए। थैंक यू राना साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे टफ बजट, टफ टारगेट सेट किया गया है FPR की तरफ से, जबकि लास्ट ईयर का जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ। अब टैक्स पता नहीं लेना इन्होंने किससे है, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी, आप समझो, मैं अगर अपनी जिनिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो 50% मेरी इंडस्ट्री बंद हो गई है। ये हुकूमत जब से आई है, कोई लास्ट में इनको 3 साल हो गए, फर्स्ट ईयर बल्कि 1-1.5 साल तो यही सुनने में हमें मिलता रहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो हमने आके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। उसके 1 साल के बाद ये सुनने को मिला कि पाकिस्तान अब टेक ऑफ मोड में आ गया है, पाकिस्तान अब टेक ऑफ करने लग गया है। अब ये क्या टेक ऑफ कर रहा है, कौन से सेक्टर में टेक ऑफ कर रहा है, हमें तो नहीं समझ आ रही, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो आज भी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर की है। मैं टेक्सटाइल सेक्टर को ही सपोर्ट अपना बिलोंग करता हूँ, मैं रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हूँ पाकिस्तान में। मेरी 1200 जिनिंग फैक्ट्रियाँ हैं, जो 50% जिनिंग फैक्ट्रियाँ मेरी बंद हो गई हैं, बाकी को 550-600 जिनिंग फैक्ट्रियाँ रह गई हैं। अब मेरा रॉ मटेरियल जो मैं पाकिस्तान में आज से 15 साल पहले 15 मिलियन बेल्स हम प्रोड्यूस करते थे, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की रही है या फिर हमारे सेक्टर से उनको कोई ज़्यादा मोहब्बत है, वो 15 मिलियन से हम श्रिंक होते होते 5 मिलियन 5.5 मिलियन पे चले गए। अब ये पॉलिसी इस तरह की बनती है कि जो आप बात कह रहे हैं कि टैक्स चोर, मैं आज मान रहा हूँ कि हम चोरी करते हैं, क्योंकि ये हमें वो रास्ता खुद दिखा रहे हैं कि आप ये रास्ता लो, ये चोरी वाला रास्ता ईजी है, क्योंकि उनके शायद उनकी भी दुकानदारी चलनी है। हमारे ऊपर एक बाय प्रोडक्ट है कपास के ऊपर, खल और बिनोला। खल का जो हमारा बायर है वो 100% बायर हमारा नॉन फाइलर है। मैं भी दुनिया के काफ़ी ममालिक घुमा हूँ, मुझे पता नहीं कि ये फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर का ड्रामा दुनिया में और कहीं होता है जो पाकिस्तान में होता है। तो मेरा खल के
नॉन फाइलर बायर की वजह से मैं अपनी जो लिंट है ना वो भी नॉन फाइलर बेचने पे मजबूर हूँ। उन्होंने टैक्स लगाया खल और बनोले के ऊपर कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होने के बजाय जो लिंट है वो भी हम चोरी करने पे मजबूर हो गए। तो कौन लोग हैं जो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। हम बार बार ये चीज़ें इनको बजट से पहले भी लेकिन थ्रू आउट ईयर। राम भाई मसला पता है क्या है, आपका ताल्लुक उस सेक्टर से है जिसको हम चाहते हैं कि वो टैक्स नेट में आ जाए। सबकी उंगलियां इस सेक्टर पे उठती है। एग्रीकल्चर में आपका कॉटन ग्रोअर है वो उसके ऊपर उंगली यही उठती है कि वो टैक्स नेट पे आना नहीं चाहता। उसका इस वक्त किरदार जो टैक्स के अंदर है सबसे कम है और सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने का जो हुकूमत समझती है, या हम भी ये समझते हैं कि जो ग्रोअर है वो अच्छा पैसा कमाता भी है, जिसको हम ज़मींदार कहते हैं। या अब क्योंकि वो थर्ड पार्टी वहाँ पे भी एक और बीच में ठेकेदार सिस्टम आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन समझा जो इस वक्त लोगों का माइंडसेट यही है कि जो इस वक्त यहाँ का ज़मींदार है वो पैसे कमाता है, सीज़न उतारता है, साल में उसकी 2 या 3 क्रॉप्स हैं उसके पास और वो अच्छा पैसा कमा लेता है, लेकिन वो उस वक्त टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं है। तो सर ये टैक्स बनता है, ये टैक्स पास ऑन तो हमने ग्रोअर के ऊपर ही करना है ना, कोई टैक्स को इंडस्ट्री तो पे नहीं करती। टैक्स तो अल्टीमेटली ग्रोअर के पास ऑन ही होनी है ना। बात बाद में ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो बाय प्रोडक्ट का बायर ही अगर नॉन फाइलर है तो फिर जो एक्चुअल जो चीज़ आज से जो 2 साल पहले जितनी लिंट हम लोग जितना टैक्स हम दे रहे थे वो कम होता जा रहा है बजाय बढ़ने के रेवेन्यू। तो हम तो बार बार ये कि टैक्स नेट में ये काम किसका, गवर्नमेंट का काम है ना उनको टैक्स नेट में लाने का, या कोई हमको इंडस्ट्री लेवल पे उन नॉन फाइलर को फाइलर किसने बनाना है, गवर्नमेंट ने बनाना है ना। तो हम इस चीज़ों पे इन जगहों पे नहीं जा रहे। हम वो काम कर रहे हैं कि पॉलिसी इस तरह की बनाते हैं जहाँ अगर हमें भी पता है कि प्रॉब्लम्स हैं, हमें भी पता है हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, लेकिन हमने बैठ के यहाँ सोल्यूशन निकालने हैं। या ये तो नहीं कि प्री आप बजट लोगों ने कोई तजवीज़ ऐसी दी कि आप जब आपको पता है ये बात, तो कोई तजवीज़ आपने दी कि हम क्या करें? हम अपने सेक्टर के लिए बार बार उनसे मिलते रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस कमिंग बजट में कोई आपके जो ना अपना टारगेट बढ़ना है तो सेक्टर को साथ बिठा के उन्हीं से पता करें कि वो आपको वे आउट निकाल के दें कि यार अब ये नहीं ये काम कोई करो। मुलाकात नहीं हुई? आपसे बहुत सी कोई बात नहीं मुलाकातें करता? हुई, बहुत सारी मुलाकातें हुई। बात कोई किसी ने कुछ ना माना? अब हमें अश्योर तो कराया गया है कि वाकई खल जो है ना वो आपका जो जेन्युइन इशू है और आपकी बात ठीक है कि खल नॉन फाइलर क्योंकि वो गाय भैंसे वाला लेने वाला कल वाला तो वो दूध वाला हमसे रोक के कह रहा है कि मैं 300 रुपए पे अभी दूध ले जाऊंगा, उसको उसकी फीड उसको खल उसकी उस पर तो वो रो रहा है। आप कह रहे हो कि वो उसकी बात सुनेंगे वज़ीर आज़म, या हम शाह के ऊपर कुछ जैसे बात करते कहते वो रोज हमें डराता है 300 रुपए लीटर पे दूध ले जाने वालों। तो सर आप कह रहे हैं खल के ऊपर ये हुकूमत मान जाएगी? फिर आगे भी जो हमारी लाइफ है फिर इसी तरह ही चल जानी है। अच्छा भाई, क्या टेक है आपका इसके ऊपर बताइए। तो अब तक की जो आपने बात सुनी है, ये जो हमारा हदफ, क्या आप ज़रा थोड़ा सा इसमें शामिल हो जाए? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट मोड में हम जाएंगे। हम सारी शिकायत करते हैं कि इस मुल्क से ये शिकायत है, इस टैक्स सिस्टम से ये शिकायत है, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ जैसे फेडरेशन हाउस है, एपेक्स बॉडी है, कराची चैम्बर है, तमाम छोटे ताजरों का है। सवाल है मेरा कि मुझे भी 20 साल हो गए हैं बिज़नेस के, मतलब जो सारे 20 साल के बजट मैंने किए हैं, सूबाई भी वफाक भी। एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आज तक मैंने किसी को नहीं देखा, हर अपना टर्नओवर करता है, वो चला जाता है। हमें कोई बताए इस मुल्क में कितनी इंडस्ट्री है। मैंने FBR चेयरमैन से पूछा, हाई ऑफिशियल से पूछा, आप पूछें कोई मिनिस्टर से, आप बताएं। मैंने सिंध के मिनिस्टर से पूछा कि आप बताएं कराची या सिंध में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, नहीं पता। मैंने कहा चलें शटर पावर कितनी है, हम बोलते हैं ना स्मॉल ट्रेडर, दुकानें कितनी, शटर पावर वी डोंट नो। अब अगर हम जाते हैं टैक्स लेने जा रहे हैं, जैसे आपने बताया यहाँ पे आप लेवी आप लगाने जा रहे हैं 1700 अरब रुपए, इट्स मीन $279 से अगर आप डिवाइड करें 1700 अरब, 6 अरब डॉलर आवाम से आप लेवी लेने जा रहे हैं। 6 अरब डॉलर, ठीक है। 160 रुपये लेवी है, पेट्रोल डीजल 80-80 रुपये मिला के अब ये होने जा रही है कितनी, 180 रुपीज़ पर लीटर। अब पेट्रोल और डीजल मिला के लेंगे। अब इसके बाद आप टोटल लें जैसे अच्छा भाई, क्या पेट्रोल की कीमत आप कह रहे हैं कम नहीं होगी? चैलेंज है आपको। अब ना हुर्मुज़ खुल जाए, जंग रुक जाए, कुछ भी हो जाए, ये लेवी, आपका कहना यह है कि पेट्रोल की कीमत यही 400 से और ऊपर जाएगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी पेट्रोल प्राइस क्या है, उस पर आप लेवी कितना दे रहे हैं, 117 रुपये। डीजल पे लेवी कम की हुई है उन्होंने, तो टोटल मिला के यानी 117 प्लस 43 तो 160 रुपीज़ हो गए। 2.5 रुपये आप इन्वायरमेंट लेवी ले रहे हैं, तो यानी IMF का टारगेट है 160 रुपये, ले कितना रहे हैं 165 रुपये।
ठीक है, अब आप लेने जा रहे हैं 1700 अरब, उसको डिवाइड करें 279, 6 अरब डॉलर लेने जा रहे हैं। IMF से कितना कर्जा लिया है 3 साल के लिए मोड पे? 7 अरब डॉलर, 6 से 7। ठीक है, और आप 12 महीने में पाकिस्तान की आवाम से लेवी कितना लेने जा रहे हैं? 6 अरब डॉलर। पहली एक चीज़ ये, टोटल पाकिस्तान से आप 15,500 अरब रुपए टैक्स का आपने टारगेट दे दिया है, उसको आप 279 से डिवाइड कर 55 अरब डॉलर लेने जा रहे हैं। हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है। आप पहले उनको सहूलत दें, जैसे आपका ये कॉटन ग्रो, अफसोस का मुकाम है कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो कि बूम जा रहा था, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ रही है कि आप कीमती डॉलर आप किस में ज़ाया करेंगे? कॉटन की इंपोर्ट पे। इंपोर्ट, हर चीज़ इंपोर्ट आने वाला है। मैं इनसे बात अब इस सिस्टम को ठीक कैसे करना है? एग्रीकल्चर सेक्टर आपका टैक्स नेट में नहीं आना चाहता क्योंकि 18वीं तरमीम है। आप दूसरे सेक्टर हैं, दुकानें, वो टैक्स नेट में नहीं आनी चाहती हैं, वो भी बैठे हुए, इनको पता है कि कितनी लड़ाई होती है। ताजे-दोज़ स्कीम एक हंगामा मच गया इस शहर के अंदर। किसी से भी पूछें, मैं यहाँ प्रूफ दे सकता हूँ। 2021 से लेकर 2025 तक नेपरा की रिपोर्ट आई है। कराची की बात करो, मुल्क की बात है, कराची में 250 इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियल कनेक्शन ख़त्म हो गए। कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई? 250। किसी को कंसर्न हुआ? फेडरेशन हाउस को कंसर्न हुआ? कराची चैम्बर को कंसर्न हुआ? सिर्फ अपनी बातें होती हैं। इस वक्त सवाल ये है कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो कंसर्न उठाना चाहिए कि कराची से 2021 से लेकर 2025 तक 250 इंडस्ट्रीज बंद हो गई। क्या कंसर्न है? कितने लोग बेरोजगार हुए? कभी किसी ने आवाज़ उठाई? मेन ये है कि हम बात करते हैं बिजली महंगी, हम बात करते हैं गैस महंगी, हम ये करते हैं। यहाँ पे वो यूनिट है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कि जिसके 8-8 यूनिट थे, 4 यूनिट बंद हो गए। पूछे ना जाके उनसे, बैठाएं, उनसे बात करें। इस मुल्क को अगर चलाना है, इस शहर को चलाना है, तो इस शहर में जो 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, 24,000 बता रहा हूँ मैं, 24,000 के करीब इंडस्ट्री सी घट के। अच्छा भाई, अब हमें FECCI के लोग कह रहे हैं कि वो इशराफिया है, वो अपनी मर्जी का बजट बनाता है। वो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको ये इशराफिया में गिनते हैं? नहीं, देखें, इस मुल्क को चलाना यही सब बैठे हुए, हम सब भी हैं। इस मुल्क में जो टैक्स दें, 24 करोड़ की आबादी है, 60 लाख लोग आपके टैक्स नेट में हैं। कितने? 60 लाख इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। बाकी लोग कौन है? आरती हो गए, उनके अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन। मैंने खबरें चलाई हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं। बेनामी अकाउंट, बेनामी जायदाद, बेनामी गाड़ियाँ, बेनामी सब चला के थक गए। किसने दी हैं खबरें? FBR ने। मैंने FBR को बोला कि पहले आप चेक एंड बैलेंस करें, दुकानें कितनी हैं, रजिस्टर्ड करें। आप बांग्लादेश में जाएं ना, आप जाएं बांग्लादेश से, उनका टर्न आउट चेक करें। उनके पास सारा सिस्टम है, जो पहले पाकिस्तान बैठे हुए सारे पुराने, उनसे पूछें आपके पास राशन कार्ड होता था, सारी दुकानें रजिस्टर्ड होती थी, सारी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड होती थी। हमारे जो ये बैठे हुए लोग, बाबू जिसे आप कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा आपको फंसाया है, आप कभी भी सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे, ना ये इसकी इकॉनमी बेहतर होगी। चले जी, अब बात आ गई है कि जहां अशरफ भाई ने अब बात कह दी कि जब कराची से ये इंडस्ट्रीज बंद हुई तो कहाँ है FECCI की वो आवाज़? उसके ऊपर को तो हम लोगों ये उजागर कर रहे हैं। मैं आपसे इसके ऊपर पूछूंगा। यहाँ हो गया वक्त ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है बजट के हवाले से, और जहाँ पहले अशरफ भाई ने बड़ा ज़बरदस्त एक बात बोल दी, मुल्क की इकनॉमी में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालने वाला, हम दावा करते हैं कि इस मुल्क की इकनॉमी इस शहर से चलती है। सर, यहाँ की 2,500 कनेक्शन बंद हो जाए, 250 बंद हो जाए, लेकिन यहाँ क्या ना चैम्बर कुछ बोल रहा है, ना फेडरेशन कुछ बोल रहा है, तो फिर क्या वही वाली बात आ गई? आप लोग क्या कर रहे हैं? उसकी बंद होने की वजूहात ही हम बता रहे हैं कि बिजली अगर महंगी होगी तो कौन सी इंडस्ट्री इधर ये चल पाएगी? अगर जो है वो उसको पानी नहीं मिलेगा तो कौन सी इंडस्ट्री चल पाएगी? पानी, बिजली, तमाम यूटिलिटीज़ जो महंगी हैं, इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल कॉस्ट सबसे महंगी हमारी है, तो ये इंडस्ट्री बंद ही होनी है। और इसकी मेरे ख्याल में जितनी वो इसके लिए आवाज़ जो IPPs के मुआहिदों के ऊपर जो आवाज़ जितनी FECCI ने उठाई है, मेरे ख्याल में तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं उठाई। सर, तो मैं देखता हूँ वज़ीर आज़म कल आते हैं, फील्ड मार्शल यहाँ आते हैं, सब कहते हैं कि हमें इसको, इस सिस्टम को सही करना है, ये सिस्टम के तहत नहीं चल सकते। तो फिर कहाँ हर्डल्स हैं? कौन बीच में रोक रहा है? वही मेरी बात कि बाबू आप लोगों को रोक रहा है, इस पॉलिटिकल निज़ाम आपको रोक रहा है, मसला कहाँ फंसा हुआ है? हम मुल्क कैसे चलाएं फिर इस सिस्टम के तहत? ये जो एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है इधर, और एक जो हमारा जो ये ब्यूरोक्रेटिकल जो सिस्टम है, मेरे ख्याल में इसके अंदर एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी देने की ज़रूरत है टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर को अकाउंटेबल बनाया जाए। टैक्स पेयर
जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी करे उस इदारे की कि जहाँ पर ये हमारा टैक्स का पैसा खर्चा हो रहा है, तो ये तमाम हालात बेहतर सर ज़रा ये दाएं साइड वाले भी आज ऐसा लग रहा है वो हम बातें कर रहे हो वो सुन रहे हैं हमें। आसिफ भाई पूरी बात तकरीबन 20 मिनट से आप हमारी बात सुन रहे हैं, कन्वर्सेशन कहाँ क्या कहेगा आप जिस बिजनेस से हैं उसमें अंदर तो वाला हिसाब है, माल मंगाओ तो कमीशन, माल भेजो तो कमीशन, आप तो 12 महीने जो है वो खुशी में, आपका तो जो कारोबार है उसमें तो यही हिसाब है। शहबाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर्विस सेक्टर हमेशा खुशहाल ही रहता है। और टैक्स नेट में नहीं आता। नहीं, सर्विस सेक्टर टैक्स नेट में भी होता है। अच्छा, हम 2 जगह टैक्स नेट में होते हैं, हम सूबाई भी और वफाकी भी। हम FBR में भी रजिस्टर्ड होते हैं, हम SRB में भी रजिस्टर्ड होते हैं। हमारा ऑडिट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। पर सर्विस सेक्टर को एक फ़ायदा होता है कि मुल्क की जो इकनॉमी होती है उसके जो प्रॉब्लम होते हैं वो हमें ज़्यादा करीब से देखने को मिलते हैं। हमें बेस पता होती है कि कौन सी आइटम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस हवाले से जो हमने नोट किया है ना, इस वक्त जो हम FBR सोच रही है, चेयरमैन साहब या प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं कि हम इन्फोर्समेंट करके रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती होगी। इन्फोर्समेंट आप जितनी ज़्यादा करने जाएंगे आपका रेवेन्यू उतना कम हो जाएगा, क्योंकि आप देखें इस वक्त 90% तो डायरेक्ट टैक्स आवाम खुद ही दे रही है, उसमें FBR का कोई रोल नहीं है। सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, वो इम्पोर्टर खुद ही दे रहा है, खुद ही अपनी असेसमेंट करके दे रहा है 90% टैक्स। तो अब 3-4% इन्फोर्समेंट के लिए आप पूरी बिजनेस कम्युनिटी को परेशान करते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल FIRs बनती हैं। ये बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ FIR जब बनती हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 10 साल की जितनी FIR कटी है FBR में, किसी एक बताएं FIR में उन्होंने रिकवरी की है या उसका FIR का कोई फ़ैसला हुआ है? तो जब आप नहीं कर सकते इन्फोर्समेंट और FIR काटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आप बिजनेसमैन के साथ बैठ के उसकी सेटलमेंट क्यों नहीं करते? कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं टैक्स ना दूं। टैक्स चोरी करना कोई भी नहीं चाहता, वो मजबूर हो जाता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो कहीं से शॉर्टकट मारे और अपना टैक्स बचाए ताकि वो मार्केट का मुकाबला कर सके। आप लोगों को बजट से क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस मुल्क की इकनॉमी से फ़र्क पड़ता है पूरी, क्योंकि इस मुल्क की इकनॉमी चलेगी तो हमारा सर्विस सेक्टर भी चलेगा। देखिए आपका तो जो ताल्लुक है कस्टम, आप हैं ड्यूटीज़ वाले में, आप तो जितनी बढ़ जाती है उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। हमारा मसला सारा ये है कि हम तो सुई से लेके सुंबल तक जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, जो इशू हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त वो आम आदमी को नहीं पता कि बिजनेसमैन के प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको लेकिन आपका जो सेक्टर है वो मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, बात मैं फिर माजरत पहले कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी बात सख्त हो जाती है, मैं ऐसे अल्फाज दूसरे मुझे ऑल्टरनेट मिल नहीं रहे होते। आप लोग वो सहूलतकार होते हैं जो इम्पोर्टर को वो तजावीज़ देते हैं कि आप इसको इस तरीके की इन्वाइस कर दें, या इसको टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने से मुराद इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के तरीक़ेकार आप लोगों का सेक्टर बता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर सेक्टर में काली भेड़ें होती हैं, हमारे यहाँ भी हैं जो गलत काम कर रहे हैं, पर वो 99% हमारे वो क्यों कर रहे हैं? 99% हमारे जो कस्टम एजेंट्स हैं वो सीधा काम कर रहे हैं। जब भी इस मुल्क में जो रेवेन्यू आपको इम्पोर्ट स्टेज पे मिल रहा है, इतने आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? शिकंजा टाइट हो रहा है। नहीं, शिकंजे का इशू नहीं है, फेसलेस चीज़ें ज़्यादा फेसलेस का भी इशू नहीं है इसमें, वो भी नहीं है। कस्टम एजेंट्स ने अपने जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को सजेशन देते हैं ना सही, तो उससे बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होता है और मुल्क को भी फ़ायदा होता है। वो होंगे 1-2% लोग जो गलत काम करते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि 100% ईमानदार होते हैं। शबीर भाई, आप बहुत सारे सवालों पे मेरे सर हिला रहे थे, लेकिन कहाँ मैं गलत था और कहाँ ये गलत है, या मैं गलत था या ये सही है, तो ज़रा वो भी बता दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए पाकिस्तान में जो जायज़ तरीके से माल आएगा उस पर टैक्सेस पे होंगे, और जब टैक्सेस पे होंगे तो इनका काम चलेगा। अगर वही टैक्सेस एबनॉर्मल कर दिए जाएंगे, वो चोरी चकारी से आएंगे, ये जो बॉर्डर फिल्ट्रेशन से आएंगे, स्मगलिंग के तरीके आएंगे, तो इनके कारोबार मुतासर होगा। तो कहने का मकसद इस मामले में ये था कि इट इज़ नॉट दैट कि अगर कि जी कि ये टैक्सेस बढ़ने से इनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इकॉनमी से इनको फ़र्क पड़ता है, जैसे इन्होंने इनिशियली कहा। तो ये एक लार्जर पिक्चर में एक बात थी, लेकिन इन प्रिंसिपल अगर कहीं पे भी कोई पिल्फरेज है या कोई गलत काम करता है, गलत चीज़ गलत है, चाहे कोई भी करे, चाहे A सेक्टर का करे चाहे B सेक्टर का करे,
तो ये एक लार्जली एक प्रिंसिपल्ड बात थी, तो जिसके लिए आप शायद बात कर रहे थे, तो मैं उस वक्त इस चीज़ से मुत्तफिक। अभी आप क्या समझ रहे हैं, ये जो बजट का हमारा हदफ है, आप समझ रहे हैं इसके लिए आने वाला बजट जो है वो मज़ीद मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है? ठीक, ये बड़ा अहम और बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया, क्योंकि बेसिकली जैसे इनिशियली हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो साकिब साहब ने एक बड़ा बात कहने की कोशिश की कि जी कि आप लोगों का जो टारगेट है वो रेवेन्यू टारगेट है, वेयर एज अगर जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है जो इस वक्त पैरेलल इकॉनमी के बराबर हुई पड़ी है और वो तकरीबन 300 से 350, 700 से 750 अरब की है। इट इज़ नॉट ओनली वन फैक्टर कि जी इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह, असल चीज़ इसको टारगेट करने की है। शायद आपने वो सवाल नहीं किया और साकिब साहब उसका जवाब भी देते हैं कि जी कि हमने जो सबसे मेजर प्रपोजल दी है वो कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाने की है, कि हम चाहते हैं कि कैशलेस इकॉनमी हो, हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये जो लोगों की ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बने। होगा आपका सिस्टम, आपका पैरेलल इकोनॉमी आप खुद जनरेट कर रहे हैं, आप 80% आपका बिजनेस कम्युनिटी, आपका सेकंड बिजनेस क्या होगा, रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट आपकी जनरेट ही पैरेलल इकोनॉमी करती है। बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी आपने, और यही एग्जांपल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस है, शटर खोलो, दुकान लगाओ, एक रियल एस्टेट वाला बैठ जाता है, सबसे काम क्या, मेरे पास 2 एकड़ की जमीन है, वो बेचना शुरू करके प्लॉटिंग करके बेच दो। बहुत ही रेलेवेंट आपने सवाल किया, और ये बात बल्कि हमारा एहतजाज की हद तक ये बात हुई है कि हमें ये बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे कुलीग, एक प्लॉट है, एक बिल्डिंग है, एक चीज़ है, वो लेजिटिमेट वैल्यू है, और वो क्या करते हैं कि जी कि वो वाइट है, डिक्लेयर्ड है, टैक्स पे एफबीआर वैल्यू पे कौन सी चीज मिल रही है शहर के अंदर? मुझे कराची शहर में एक एफबीआर वैल्यू पे एक छोटा सा पीस दिलवा दें, कोई सिर्फ एक एफबीआर खोखा दिलवा दें एफबीआर वैल्यू। असल चीज़ जिसके लिए रियल स्टेट्स की रिफॉर्म्स का जिक्र हुआ है, यही तो एग्जैक्ट बात हुई है कि इस वक्त एफबीआर वैल्यू की आप क्यों बात करते हैं, आप डीसी वैल्यू की क्यों नहीं बात करते? डीसी वैल्यू अब रही नहीं ना, खत्म ही कर दी ना, अब तो एफबीआर वैल्यू या मार्केट वैल्यू दो चीजें हैं। डिमांड है ये, हमारी तो ये डिमांड है कि हर चीज़ अक्रॉस द बोर्ड ऑन द मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ये हमारी तरफ से राइटिंग में मुतालबा है, लेकिन ये इख्तियार उनका है जिनके हाथ में इख्तियार है। हमारा और आपका काम यहाँ पे आवाज़ बुलंद करना है और मेरिट को आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप फिर बोलते जब रियल एस्टेट सेक्टर 2 साल से रुका हुआ है ना हमारा सारी, आप फिर बोलते हो कि हमारी अलाइट इंडस्ट्री रुक गई है उसकी वजह से सारी, फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको जो है उसके अंदर अभी आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा ना रियल एस्टेट। इस दफ़ा तो यही बात है कि रियल एस्टेट सेक्टर से सारी चीज़ें वो सारे टैक्सेस कम होने जा रहे हैं अब तो। 7C 7E 7D, पहले हमें 7E के पीछे लगा के रखा, हम दे खबरों पे खबरें, दे खबरों, सब चीज़ें रिलैक्स हो गई हम उसके बाद। लेकिन जो बात आप लोग कर रहे हैं, आप बोले ना उनको कि आप एफबीआर वैल्यू पे आप खुद काम करने को तैयार नहीं है ना रियल एस्टेट सेक्टर वाला। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है राणा साहब। पहली गुजारिश आपसे ये है कि पहले आपको थोड़ा सा अपने समझने में भी क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि हम अथॉरिटी नहीं है जो फैसले कर सके, हम अथॉरिटी नहीं है वो टैक्स लगा सके, हम वो नुमाइंदा हैं। सर डिमांड जब आप खत्म कर देंगे क्यों नहीं आएगी नीचे मार्केट वैल्यू? आपके पास जहाँ पे लोग ब्रीफकेस लेके आप घूम रहे हैं ना बिजनेस का मैन, तो डिमांड बढ़ रही है ना। जब आपके पास सप्लाई नहीं है, डिमांड मौजूद है, तो पैसे, मैं तो ये असूल टू दी बुक की बात कर रहा हूँ शबीर भाई के, डिमांड है तो पैसा चल रहा है, डिमांड नहीं होगी तो खुद ही वैल्यू नीचे आएगी। हमने तो किताबें यही कहती हैं, अब आपको नहीं है इसलिए तो बता दीजिए, मुझे बताइए। साहब मेरा ख्याल है कि पेट्रोल की चाहे अगर आप डिमांड कम करें या ज़्यादा करें, पेट्रोल की प्राइस वही रहेगी। आप लेना चाहते हैं लें, नहीं लेना चाहते ना लें। सर हमारे हाथ में देखिए, आप मुझे मिसाल आप वो दे रहे हैं जो मुझे मंगाना 7 समंदर पार से, आप मुझे मिसाल वो दे रहे हैं ना। हर चीज़ की मिसाल इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन होती है, मेरी आपकी चॉइस ड्रिवन नहीं होती है। और आप एक और चीज़ के अंदर अपनी गुफ्तगू में ज़रा सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप हमारे को नुमाइंदा महसूस करें, ना कि एक अथॉरिटी महसूस करें कि जी कि हम। सर मैं आपको अथॉरिटी महसूस इसलिए करता हूं कि आप लोग अपनी ज़बान अगर यकजा कर लें और आप जब डिमांड करेंगे तो आपने मुल्क चलाने वाले लोग हैं ना आप लोग यार। आप लोग काम छोड़ देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हुकूमत किससे पैसे लेगी? इसलिए मैं आपको अथॉरिटी समझता हूं। मैं इसलिए क्लियर हूं कि आप लोग मुल्क चलाने वाले लोग हैं, आप जॉब क्रिएशन करने वाले लोग हैं, आप मुल्क को टैक्स देने वाले लोग हैं, इसलिए अपने आप को अथॉरिटी समझें। जिस दिन आप ये समझेंगे उस दिन शायद ये हमारा सिस्टम बदल जाएगा। बहुत अच्छी आपने मिसाल दी और बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं यही चाहता हूँ कि जो समझने वाले हैं वो भी ये समझें। बस बात करता हूँ, मुझे ज़रा दे दे जो सबसे ज़्यादा अहम काम है यहाँ से जॉब्स बाहर बनाने। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों को तो मैं सलूट करना चाहूँगा कि ये वो काम है कि यहाँ से आप लोगों को बाहर नौकरियाँ देते हैं, वो रेमिटेंसेस हमारे पास आते हैं और उसके बाद वो इस मुश्किल वक्त में वो इकनॉमी का सहारा बनते हैं।
क्या आपके ऊपर तो लोग बहुत से ऐसे भी सवाल डाल देते हैं कि ब्रेन ड्रेन करने में भी आप लोग किरदार अदा करते थे, तो क्या यहाँ से कितना ब्रेन ड्रेन करा दिया आप लोगों ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जो आपने टॉपिक अभी ब्रेन ड्रेन का किया है, तो पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि इस टाइम पे गुज़िश्ता 3 साल से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो यूथ का चैप्टर हमारे ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम ने टेकअप किया, और इस टाइम पे जो अमन के लिए जो उनकी काविशें हैं, तो वो जो है वो बहुत ही अहम है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पाक अफवाज को और सब सरबराहान को। देखें, इस टाइम पे जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट जो हमें बिल्ट हुआ, उस चीज़ को देखते हुए हर साल हमने सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग और यूथ डेवलपमेंट के ऊपर अरबों रुपया सर्फ कर दिया। अब वो अरबों रुपया सर्फ करने के बाद अनफॉर्चुनेट लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लेबर और ड्राइवर बढ़ा रहे हैं। अब मेरा तो सवाल यही है कि ये ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बन रही हैं कि हम अरबों रुपया अपने टैक्स पेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, हम इन सर्टिफिकेशंस में लगा तो रहे हैं, लेकिन उसका हम आउटपुट जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पा रहे हैं कि हम 2 से 3 महीनों के अंदर वर्क फोर्स को यहाँ से बाहर भेज दें, लेकिन उसके अंदर जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं जो पैसा। एक चीज़ बता दें, जल्दी मेरे पास वक्त कम है, मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद आखिरी सेगमेंट में कंक्लूड भी करना है। क्या ये वॉर के बाद से अब तक हमारा कोई टारगेट कम हुआ है या कम हो जाएगा, कोई खदशा है इसके? मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि इस टाइम पे हमारे वर्क फोर्स का बिजनेस कम होने जा रहा है, और आने वाले महीनों में ये और कम होगा, और ये खुदा न खास्ता ये अगर रेमिटेंसेस इफेक्ट हुई तो हमारी इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री बनती जा रही है, उसमें रेमिटेंसेस के अहम किरदार को हम उसको डाउनफॉल की तरफ रेमिटेंसेस होगी। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं ज़रा अब्दुल रहमान भाई इसके पास जाऊँगा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास उन्हीं के लिए रखे हुए हैं, और यहाँ ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद उन्हीं से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है इस वक्त आने वाले बजट के ऊपर। अब्दुल रहमान भाई, क्विकली, मुझे क्योंकि पास टाइम कम है, मुझे कंक्लूड भी करना है। आप उन लोगों को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके ऊपर हम पूरा साल कहते रहे कि भाई इनको टैक्स नेट में ले आइए, छोटा ताजिर क्यों नहीं टैक्स देता, उससे बात करो। कहता है मैं तो सबसे ज़्यादा टैक्स देता हूँ, मेरे पे सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स GST मैं दे रहा हूँ। ये तमाम चीज़ों के ऊपर अब नहीं छुपा जा सकता। ताजिर 2 स्कीम लाओ, कोई और 2 स्कीम लाओ, सारी फेल हो जाती है। हर शटर जो है कहते हैं कुछ ना कुछ फिक्स टैक्स की बात हुई, उस पर भी राज़ी ना हुए। आखिरकार फिर अब तक इतना बड़ा टारगेट है, कैसे अचीव होगा? जी पहले तो बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका कि आपने टॉपिक, ये कुछ आज़ाद शुमार चल रहा है कुछ दिनों से, और मैं बड़े हाई स्ट्रीम लेवल के जो मीडिया में भी देख रहा हूँ कि वो गलत पेश कर रहे हैं। आपने जिक्र किया ताजिर 2 स्कीम का। ताजिर 2 स्कीम आई, शुरू में बड़ी अच्छी चली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आप बाबू जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं खुल के उनका नाम लेके कह देता हूँ, जो हुक्काम बाला थे FBR के, उन्होंने उस पॉलिसी को इतना मशकूक बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से क्लाइंट होते होते एकदम डिक्लाइन हो गई। देखिए जी, जब जिक्र होता है ना कि सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स देता है, और उसने इन 11 महीने के अंदर 550 बिलियन टैक्स दिया है, इनकम टैक्स दिया है। वो जब कंपैरिजन आता है तो कंपैरिजन सिर्फ करते हैं स्मॉल ट्रेडर्स से, नॉट फुली बिजनेस कम्युनिटी से, इंडस्ट्री वर्ग से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हमने अभी तक जो टैक्स अदा किया है वो 97 बिलियन दिया, तकरीबन 100 अरब रुपए का टैक्स, इनकम टैक्स स्मॉल ट्रेडर्स की तरफ से गया है FBR को इस साल अभी तक, और पिछले साल 97 गया था इस साल, और 550 दे रहा है सैलरीड पर्सन। तो इससे मवाजना एक अलग बात है कि इंडस्ट्री से इनपुट से इसका मवाजना नहीं किया जाए, ये गलत अदाद-ओ-शुमार अखबार भी पेश करते हैं। तो हम ये एक बात सुनते हैं, सॉरी आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, कि हमारा लियाकताबाद जो है वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स दे देता है। तो फिर ये कौन से अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आते हैं? ये कौन सी क्या मीडिया की बातें हैं, या फिर हम बात करते हैं FBR, तो FBR कहता है कि कराची वाले जो शटर रखते हैं, छोटा जो दुकानदार है वो टैक्स ही नहीं दे रहा, बात आपने वो सेकंड कर दी। देखिए, मैं इस गुमान को थोड़ा वाज़ा कर देता हूँ कि लियाकताबाद लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है, ये सरासर गलत बात है। क्योंकि ताजिर तंजीमें तो गुफ्तगू अजीब कर देती हैं कि जी 1 करोड़ ताजिर हैं, 1.25 करोड़ ताजिर हैं। जो कमर्शियल ताजिरों की आदाद शुमार है हमारे पास, वो 3.7 मिलियन की, 37 लाख ताजिर पूरे पाकिस्तान के अंदर है।
सर कराची की बात करें ना मुझसे, अच्छा चलिए, अगर हम हम कराची 70% मुल्क की इकनॉमी जनरेट करने वाले की शहर के मुझे शटर बता दें कितने? शटर कितने जी, कराची के अंदर जो आदाद शुमार के हिसाब से हमारे पास तकरीबन 7 लाख ताजिर हैं। 7 लाख ताजिर हैं, ताजिर। दुकानदार, दुकानदार ठीक है, जो रिटेलर्स में आते हैं, रिटेलर है जी। और उसमें से वो सब टैक्स नेट में है। ये आपने एक ऐसा सवाल किया कि मैं इसका जवाब आपको पाकिस्तान के लेवल पर दूँ। मेरे पूरे पाकिस्तान में जो छोटे ताजिर, जो स्मॉल, तो फिर ये बात भी मीडिया तक ही महदूद रहने दें और सियासी जमातों को भी ये समझा दें कि भाई हम 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर नहीं है। क्या कहिए कि आने वाला बजट किस तरीके से देख रहे हैं उसके ऊपर। अब सर टेक्सटाइल के लिए क्या कहेंगे? टेक्सटाइल के लिए कुछ रिलीफ तो हम सुनते ही हैं, अभी आ जाएगा कुछ ना कुछ मांगने के लिए। बहुत सारे मसाइल हैं टेक्सटाइल वालों को, उनका सबसे बड़ा रिटर्न्स का बड़ा मसला है। रिटर्न का वो आप क्योंकि उसके फर्स्ट स्टेज पर है तो उनसे तो मैं फिर दूसरों से बात करूंगा और जावेद भाई बताएंगे कि हमें कितना रिटर्न का मसला है। लेकिन आप बताइए कैसे इसको मैं बस export के लिए क्या टेक्सटाइल करें? सेक्टर के लिए यही कहूँगा, ये वो सेक्टर है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। ये वो सेक्टर है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये वो सेक्टर है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर लाता है। तो इस सेक्टर को जो है वो बाकी चीज़ें जो बजट सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस सेक्टर को मेरा ख्याल है ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। ये नहीं कि इस सेक्टर को ख़त्म करके आप यहाँ शुगर केन को प्रमोट कर रहे हैं। वो चीज़ जो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में 13-14 लाख टन लास्ट ईयर से एक्सेस है, जिसकी वो कंजप्शन हुकूमत हमारे डबल कमा पास के देते हैं ना, वो कहते हैं एक्स्ट्रा हो गई भेज दो, कम पड़ गई वापस मंगा लो, बस वो बाबू का कमीशन वो फिर हम और आपके पैसे, वो हम और आपके टैक्स के पैसे से सब्सिडी दे के उसको हमेशा यही ड्रामा किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो ना वो वाहिद कंट्री है जो एक्सपोर्ट के बजाय रेमिटेंस से ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन आजकल जो पराचा साहब ने बात की, जो रेमिटेंस ज़्यादातर मेजर पोर्शन तो हमारा गल्फ़ से आता है, जो गल्फ़ का हाल हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमें इस सेक्टर को जो है ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और जो टारगेट है ये सारी जो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात के अंदर एक क्लॉज बढ़ा देनी चाहिए कि जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो पाकिस्तान के जो है वहाँ से वर्कफोर्स आएगी। ईरान और अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल से ये नहीं, मेरा ख्याल है सीरियस सीरियस नोट पे ना हमारे इस सेक्टर को वो क्या कहते हैं इमरजेंसी नाफिज की जाए, कि यही सेक्टर है जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट आपके ला सकता है। यही सेक्टर है जो पाकिस्तान में आपके आपका तो मसला ये है कि वो तो बंद हो गए ना यूनिट्स, हमें तो पता नहीं कहाँ से अभी तो फिर आपकी कॉटन का मसला है। कॉटन आपकी कहते हैं कि उसके अंदर R&D नहीं हुई। सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज से 15 साल पहले इन्हीं जो है ना अपना ज़मीनों से हमने 15 लाख टन अपना मिलियन बेल्स जो है ना हमने प्रोड्यूस किए। वो हमारी इंटेंशन इस तरह की है ना, अगर हम कॉटन ग्रोइंग एरियाज में कॉटन जिनिंग को ख़त्म करें, अगर हम शुगर केन को प्रमोट कर रहे हैं, शुगर मिलें लगा कर, तो वो हमारा इंटेंट। अच्छा भाई आपके पास क्विकली कुछ है इस बजट के हवाले से आपके पास क्या हम तो डाटा के ऊपर बात करते हैं, ये सारे बैठे हुए उनको पता है कि हम ऑफिशियल डाटा पे बात करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कराची का 7 लाख दुकानें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मरदमशुमारी में कहा है, मरदमशुमारी और खाना शुमारी 38 लाख मकानात हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं कराची में। कितने? 38 लाख, जिसमें 20% फ्लैट्स हैं, शॉप बिल्डिंग। अब उसमें अगर 20% आप लें तो 7 लाख से ऊपर हो गई। यहाँ पे प्रूफ दे सकता हूँ दुकानें। उसके साथ साथ सबसे अहम बात, मईशत को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। आपको तमाम जो एवरी इनकम टैक्स का छोटा सा फार्मूला देता है। इनकम टैक्स का मतलब ये एवरी इनकम शुड बी टैक्सेबल। अब इसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। कोई भी कमा रहा है, वो 1 रुपये कमा रहा हो, 100 रुपये कमा रहा हो, 1000 रुपये कमा रहा है, उसको इनकम टैक्स देना है। अब हमारे यहाँ जो चोर हैं, जो बोला जाता है इनको, तो मैंने उनको ये कहा कि आप कह रहे हैं कि ये चोर है, तो आप ये बताएं ना, जो चोरों के पैसों से आप ये आगे अयाशी करते हैं, तो सबसे बड़ा अखराजात आपका आता है सरकारी अखराजात। तो मैं दुआ गो हूँ, ख्वाहिश भी है मेरी कि जब हम देते हैं प्रोटोकॉल, कोई भी सूबे का मिनिस्टर या वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान मूव हो रहा है, कोई भी दुनिया का मुझे दिखा दे 45 गाड़ियाँ क्या मूव हो रही होती हैं, 400 रुपये लीटर डीजल है, गरीब आदमी तो जेब से डलवा रहे हैं ना, वो आपकी इकोनॉमी से थोड़ी हो, तो आपको वही सब लोग जेब से डलवा रहे हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे मुझ समेत, ये जो टैक्स देते हैं, अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स देते हैं, उसके बाद ही आपके सालाना तरक्याती प्रोजेक्ट होता है। कोई आसान नहीं करता है कोई भी मिनिस्टर, ना कोई सियासी जमात या कोई हुक्मरान। तो उसको ये करना होगा कि ये जो पैसे हैं, तो ये लोग आवाज़ उठाएं कि इनके टैक्स के पैसों से वो प्लानिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। कोई आसान नहीं करता है कि इन्होंने आसान कर दिया, ये इस मुल्क का डेवलपमेंट का है, तो इन लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो नहीं उठाते, फिर मैं शिकायत कर रहा हूँ, क्योंकि इनको ये जब आते हैं मिनिस्टर्स, उनको फूल के तोहफे और ये तोहफे देते, तो उनको बताएं कि आपके टैक्स के पैसे, यानी ये मुट्ठी बने, अगर ये मुट्ठी बनेंगे तो उनको पंच भी देंगे, तभी इनके काम होंगे।
ठीक सर, आसिफ भाई कोई है आपके पास टेक, तो मैं आगे बढ़ूँ। नहीं, बस वही है इस वक्त, अगर आप मुल्क को तरक्की देना चाह रहे हैं। इंपोर्ट में रिलैक्स करें। नहीं नहीं वो नहीं आपकी तरफ से तो मैं इंपोर्ट, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंपोर्ट हमारे को रॉ मटेरियल करना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट नहीं करनी चाहिए। हमें रॉ मटेरियल मंगा के जो प्रोडक्ट फिनिश सर इंपोर्ट चाय उगाना शुरू कर दें, आपको कह रहे हैं। जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है फिनिश गुड्स, उनको हमें लोकल मैन्युफैक्चर करके या सप्लाई देनी चाहिए। उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगा, आपकी महंगाई भी कम होगी, लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी और आपके इंपोर्ट। सर ये बात आप मुझे समझा रहे हैं, जब मिलने जाते हैं उनको ये बात समझा सबको समझा चुके हैं हम कि कोशिश करें हम लोकलाइज आइटम बनाएं, यहाँ इंपोर्टेड आइटम ना लाएं, इंपोर्ट बिल कम करें, जो फजूल आइटम आ रहे हैं उनको हम ना लाएं, जो रॉ मटेरियल है उसको आने दें और यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ जॉब भी क्रिएशन होगी, हमारी एक्सपोर्ट भी। सकी भाई बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास महदूद था। हमने कोशिश करी थी कि इस 40 से 45 मिनट के अंदर इस बजट का अहाता कर सकें। सेक्टर्स बहुत सारे हैं जो मुल्क की मईशत को संभाले खड़े हैं, लेकिन सभी अगर जिससे भी बात करेंगे, क्योंकि मसला सारा ये है कि बाबूशाही से ही मिलना जो है हमारे लिए, उसका किरदार जो है उसको कम करना है। हम बातें कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, फेसलेस करें, लेकिन सिस्टम फिर बाद में घूम के दोबारा जो है वो मैनुअल सिस्टम पे आ जाता है, क्योंकि हम फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। घुमा के पूरा साल हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, फिर आखिरकार उसका नतीजा निकलता यही है कि हमें रिटर्न्स जो हैं वो मैनुअली ही फाइल करने हैं। उसके बाद जो इस वक्त के हालात हैं, जो इस वक्त जो इदारा है जिसने टैक्स कलेक्शन करनी है, FBR अपना टारगेट खुद सेट कर रहा है, उसके बाद मशावरत जिनसे करनी है वो कर नहीं पा रहा है, उनके साथ उनकी बात, उनको हमेशा से इनकी बातें लिखी जाती हैं, सियासी जमातें शेडो बजट देती हैं, ये अपनी तजावीज़ात वहाँ जमा कराते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। बाज़ वही आ रही है कि दबाव कंधा इस्तेमाल IMF का हो जाता है, लेकिन मरता वही आप और मैं और आम आदमी जो टैक्स दे रहा है, मज़ीद बोझ उस पर बढ़ने वाला है। लगता अब तक यही है, टैक्स नेट को बढ़ाने की बातें। अल्लाह करे इस मुल्क के वो तमाम लोग जो यहाँ से कमा रहे हैं, जो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कम अज़ कम कुछ ना कुछ वो हिस्सा अपना ज़रूर डालें, ताकि जो इस मुल्क में हमेशा से टैक्स देते आ रहे हैं, अब कुछ उनको रिलीफ मिलना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर। मज़ीद इस बजट के ऊपर बात करेंगे। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।